हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना था। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कोई आइडिया किसी को, एनीबॉडी? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ का होता है, किसका होता है ना, वायर का होता है, कंडक्टर का होता है, इलेक्ट्रोड का होता है, रजिस्टर का होता है ना। क्या पता किसी को लग रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट का होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ का चर्चा चल रहा है, कहाँ की बात चल रही है, बस इतना काफ़ी है। तुमको पता है ना कि अगर मान लो डैनियल सेल है, डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, एक कैथोड और एक एनोड होता है। एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है और कैथोड के अंदर चला जाता है। तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से चलना स्टार्ट करता है और वो कैथोड की तरफ जाता है, तो एनोड का भी कुछ अपना पोटेंशियल होगा, एनोड पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। हम क्लियर कर रहे हैं फिर से बार बार, ताकि आपको बार बार याद रहे, दिमाग में रहे। हम हमेशा किसकी बात करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल की। हायर लोअर की बात आप नहीं करेंगे। अगर सामने वाला हायर लोअर की बात कर रहा है तो उससे आप पूछ लें कि भाई आप हायर किसको समझते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको हायर बोल रहे हैं, या फिर चिन्ह को मान रहे हैं, आप प्लस को हायर मान रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रोड से कहाँ कूद रहा होता है, आयन में। या फिर सिंपल अगर मेटल नहीं भी कूद रहा है तो आपको इतना पता है कि एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर पैदा होंगे तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन हो रहा होता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटेलिक पॉजिटिव चार्ज को या फिर किसी भी पॉजिटिव कैटायन को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ खत्म हो रहे हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा और कैथोड में पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सही बात है, या फिर ये बोलो कि नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा, ये भी तो सकता है ना कि नेगेटिव पोटेंशियल कम हो, ये बोलना सही है। तो उस केस में इसलिए एनोड को नेगेटिव बोलते हैं हम लोग। सही बात है ना, इसीलिए आप एनोड को नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। और इस केस में डैनियल वाले केस में जो एनोड है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल रहा है और कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा और कम होने की वजह से एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। अगर बराबर होता तो इलेक्ट्रॉन चलता ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू 0 हो जाती, तो करंट फ्लो नहीं करती। करंट फ्लो करने का सेंस हम क्या समझते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रोड का अपना खुद का पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एनोड पर हम कुछ कीवर्ड्स आपको अभी तुरंत क्लियर कर देंगे, ताकि जब आप लोग लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, आप इसको ऐसे समझिए। और कैथोड पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तुम लोग का चेहरा चमक रहा है, पता है किसी को नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए। स्कूल नहीं गया था? स्कूल गए थे? स्कूल था? अच्छा, वो सावन मंडे, ओके ठीक। फिर भी चेहरा चमक रहा है, मौसम भी अच्छा है, तेल लगा हुआ है चेहरे पर, तेल लगा के चमक रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। हमको जब शादी वादी में जाना हो हम तेल लगा लेंगे, आई शाइन लाइक ए स्टार। चलिए, हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन, ध्यान से बात को सुनना, कुछ रिलेट करेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होता है, इसलिए कैथोड पर रिडक्शन होने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो एनोड का कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एनोड का, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होने की संभावना होती है हमेशा, ज़्यादातर नहीं, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। सेल कोई भी हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ना, और कैथोड पर क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। आप समझते हैं इस बात को? तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जिस एलिमेंट का आप एनोड बनाए हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड का आप एनोड बनाए हुए हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव लेंगे आप। बात समझ में आ रही है? जिस एनोड का आप जिस मेटल का या जिस सब्सटेंस का आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं एनोड में जिसका इलेक्ट्रोड बनाया है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा तभी तो आप उसको एनोड में लगाए हुए हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का मतलब हाँ भाई प्रॉफिट, इच्छा हो रही है, मतलब पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट में एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। बस में अरे होता है ना अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव ही बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या, जैसे तुम कुछ काम करने गए और आपसे कोई बोला कि क्या वो काम हो गया, तो आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव।
बस में क्या सामने अगर बोलता है कि आई वांट द आंसर इन अफर्मेशन, तो इसका मतलब वो चाहता है कि पॉजिटिव आंसर दीजिए, मतलब काम हो गया, डन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका आप बनाएंगे क्या, एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एनोड का इलेक्ट्रोड, अगर आप एनोड के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो कौन सा वाला पोटेंशियल पॉजिटिव लिखेंगे आप एनोड पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पास में आ रही क्या, एनोड का ओपी जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड का आरपी क्या रहेगा, एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो वहाँ का आरपी क्या होगा, पॉजिटिव। अरे भैया जहाँ जो होता है वहाँ उसका पॉजिटिव होता है ना, पास में आ रही क्या, क्लियर है ना इतना, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ का ऑक्सीडेशन करने का संभावना और क्षमता ज़्यादा होगा तो वहाँ का ओपी पॉजिटिव, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए वहाँ का आरपी पॉजिटिव। आरपी समझ रहे हैं आप, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी, ठीक है। एक सेल के अंदर, एक गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको दो जगह पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, एक एनोड का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है दैट इज ओपी, और एक कैथोड का पोटेंशियल दिखा रहा है विच इज आरपी। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एक सेल का अगर पूरा पोटेंशियल निकाला तो आप क्या करें, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दें। बात समझ आ रही क्या, देखो ये इसी प्रकार से है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, लेट्स से यहाँ लड्डू रखा हुआ है, ठीक है, और हम लड्डू खाना चाहते हैं तो हम लड्डू खींच रहे हैं, और आप लड्डू नहीं खाना चाहते हैं तो आप लड्डू ढकेल रहे हैं, तो लड्डू कितने फोर्स से मेरे पास आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ हम खींच नहीं रहे हैं, आप उसको धक्का भी दे रहे हैं, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल एज्यूम करिए आप, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है, अभी हम बनाएंगे पूरा का पूरा, एनोड और कैथोड है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो क्या सिर्फ एनोड से इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है या कैथोड खींचना भी चाहता है, कैथोड खींचना भी चाहता है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन जाने का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन के जाने को ही तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ये कितना इच्छा से इलेक्ट्रॉन को ढकेलना चाह रहा है वो प्लस, ये खींचना चाह रहा है वो प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे। तो अगर मान लीजिए एक सेल का आपको पूरा पोटेंशियल निकालना हुआ तो एनोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कभी कभी आपसे बोलता है डेटा में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सवाल में दिया हुआ है तो पहली बात है कि क्या एनोड रिडक्शन करना चाहेगा, नहीं चाहेगा ना, एनोड रिडक्शन करना नहीं चाहेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन करने की क्षमता निगेटिव में, बात समझ में आ रही क्या, इसी को बोल देते हैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए आप दो लड्डू खाना चाहते हैं, बात समझ में आ रही क्या, अगर मान लीजिए आप दो लड्डू अपने पेट में डालना चाहते हैं तो मतलब आप दो लड्डू प्लस होना चाहते हैं, बात समझ में आ रही क्या, आप दो लड्डू खाना चाहते हैं। अगर आपसे हम बोले आपकी दो लड्डू खाने की इच्छा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे बोले कि आप कितने लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, मतलब कितना लड्डू आप माइनस करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं मतलब प्लस और नहीं खाना चाहते मतलब माइनस। हम तुमसे बोले कितना खाना चाहते हो, बोलोगे दो खाना चाहते हैं, और हम तुमसे बोले कितना नहीं खाना चाहते हो तो तुम बोलोगे हम खाना दो चाहते हैं, इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू बताए जो इसको मिला के दो हो जाए, तो आप बोलेंगे माइनस दो लड्डू नहीं खाना चाहते हैं। बस मेरी क्या, आप बोलेंगे हम माइनस दो लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते का मतलब माइनस, बस मेरी क्या। हम पूछे कितना लड्डू नहीं खाना चाहते हो तुम, तो तुम बोलोगे खाना तो चाहते हैं, नहीं खाने की बात करते, काम करते हैं माइनस दो लड्डू लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस जाएगा, वापस से प्लस बन जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर इंप्लाई करिए। देखो एनोड जो होता है ना, एनोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये तो पॉजिटिव हो गई, तो समझ में आ रहा है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहता है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जिस वाले इलेक्ट्रोड पर जो होता है वो पॉजिटिव होगा और जो नहीं होता अगर उसकी वैल्यू है तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसी सेंस में अगर आप कैथोड की बात करें तो कैथोड पर आरपी क्या हो जाएगा, सॉरी, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड पर क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सवाल में ना एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होगा, एक मेटल सॉलिड, फिर आयन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर आयन, फिर मेटल सॉलिड। उस केस में आपको अलग अलग करके दे देगा, लिखा रहेगा एनोड, लिखा रहेगा एनोड, लेकिन सिंबल से आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव दिया होगा। बस मेरी का मतलब ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आपको ये समझ में आता है तो आप डेटा सवाल में सही रखेंगे, क्योंकि इसी डेटा पर इस बार अभी सवाल आया था जेईई में से, हम करवाएंगे उसको आज। बहुत सरल सवाल था, बस ये आइडेंटिफाई करना था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव नहीं होता है,
कंफ्यूज मत कर जाना कि क्या पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। एनोड तो नेगेटिव होता है, ये तो आपको बहुत पहले से पता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इसलिए एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। और एनोड का पोटेंशियल कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन वाला। बस मेरी का एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। बस मेरी का बैटरी का, सॉरी बैटरी नहीं, सेल, बैटरी का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक किसी भी सेल का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करेंगे? एनोड का ओपी और कैथोड का आरपी ऐड कर देंगे। बस में आएगा। अगर कभी भी एनोड का आरपी बोलेगा तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी है। अगर बोलेगा कि किसी भी सेल में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.2 वोल्ट है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.2, तो आपको उस आरपी को क्या लेना है? -0.2। बस में आएगा। ठीक है, सवाल में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया रहेगा, कभी तुम परेशान नहीं होगे, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बैटरी का आपको टोटल पोटेंशियल ऐड करना हो, बैटरी का अगर आपको टोटल पोटेंशियल ई नॉट सेल निकालना हो, ई नॉट का मतलब ईएमएफ होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में, तो आप क्या करेंगे? आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ऐड करेंगे? एनोड का। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ऐड करेंगे? कैथोड का। बस में आएगा। अब देखो, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी होती है ना, वहाँ पे वो सीरीज असल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है। सीरीज आप जैसे चाहे कॉपी पे वैसे लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से सीरीज कैसे भी लिख सकते हैं। सीरीज जो घटते क्रम में दिखाई जाती है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज होती है। आप उसको उल्टा लिख दे, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज बन जाएगी। बात में आ रही क्या? अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। जो मेटल रिड्यूस होना चाहता है वो ऑक्सीडाइज कम होना चाहेगा, और जो मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो रिड्यूस होना कम चाहेगा। मतलब एलिमेंट की बात करो, मेटल ज़्यादा स्पेसिफाई मत करो, एलिमेंट की बात कर लो। तो आपके एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज दे रखी है, इसलिए इस फॉर्मूले को रिडक्शन की फॉर्म में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब समझो, ये तो रिडक्शन की फॉर्म है ही है, इसको रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट, तुम समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि सवाल में रिडक्शन 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 हर जगह रिडक्शन लिखा रहेगा, ऑक्सीडेशन दिया ही नहीं रहेगा। तो आप पहले ही फॉर्मूले को आप देखो, अगर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हारा इससे काम हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि सवाल में क्या दे रखा और आप क्या जानते हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर अगर तुम और जानना चाहते हो, तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर एनोड पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की चर्चा करेंगे तो वहाँ बस माइनस लगा देंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। तो एनोड पे अगर आरपी लिखना है तो उस पर माइनस आगे लिखेंगे, क्योंकि एनोड का रिडक्शन नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है क्या करने की? रिडक्शन करने की। एनोड पर रिडक्शन होने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर उसको नेगेटिव लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला किसके फॉर्म में बनाना है? रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आपको फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले को तमीज से लिखा जाए तो क्या बन जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, फिर नेगेटिव वाला। तो कई जगह पे आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिलेगा। क्या आप इस फॉर्मूले को और किसी फॉर्म में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले में बना सकते हैं, ओपी ऑफ एनोड माइनस ओपी ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड का ओपी माइनस हो जाएगा। बस में रहेगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि मतलब इतने सारे फॉर्मूले हैं, सिर्फ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है आपको, ये तो कॉमन सेंस से आया ना, अभी तो डिराइव किए। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक आदमी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन लो, एक बोल रहा है दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सेल की पूरी इच्छा पता चल जाएगी आपको। सेल की पूरी इच्छा ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड है। और समझ गया, ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें और भी कुछ पढ़ना है, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, आगे बढ़ते हैं। अरे हो गया, हेडिंग लगा रही है, लिखिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है ना सबको? अगर दो पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है या कुछ भी पोटेंशियल है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा घटा के, पॉइंट ए पर 2 वोल्ट, पॉइंट बी पर 3 वोल्ट, डिफरेंस कितना हो गया वो डिपेंड करेगा किसके में से किसका चाहता है आप। अगर ए से बी का चाहते हैं तो 1 वोल्ट, बी से ए का चाहता है -1 वोल्ट। समझ में आ रही क्या? बी से ए का आएंगे तो ए माइनस बी करेंगे, है ना जी? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता नहीं है दो पॉइंट के बीच का, जैसे एज डिफरेंस होता है ना, एज डिफरेंस वैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझना पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं है, आपको समझना होता है पोटेंशियल को। जैसे आपको एज को समझना होता है, आप जैसे बड़े हो रहे हो तो एज बढ़ रही होती है ना, आप बड़े होते एज बढ़ रही है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होता है वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन घट रहा होता है वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा ना, वही वाला फॉर्मूला V बराबर KQ/R, ठीक है। चलिए लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड
पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड as the work performed as the work performed when a unit positive charge as the work performed when a unit positive charge is moved from one point to another, is moved from one point to another, इसको बोलते हैं क्या? पोटेंशियल। ये V बराबर W बाई क्यू जो फॉर्मूला आता है आपको पता है, क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे याद करते हैं, W बराबर क्यू इंटू वी, W बराबर क्यू वी। तो ये पोटेंशियल के डेफिनेशन से फॉर्मूला आता है, ठीक है। फिर सब लगाइए, आगे लिखिए, आगे नीचे लाइन में चेंज कर लिखिए। देखिए द ड्राइविंग फोर्स that pushes the negatively charged electrons, that pushes the negatively charged electrons, the driving force that pushes the negatively charged electrons away from the anode, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर आपको अच्छे से आता है फिर कोई बात नहीं मेरे को। and pulls them towards the cathode, ब्रैकेट में देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, is an electric potential difference, देखो इस बात को अभी एक लाइन और लिखनी है, लेकिन समझो इस बात को ऐसे समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास लेट्स से डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं अगेन। डैनियल सेल में एक ऐसा फोर्स, मतलब वो फोर्स, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो हो ही रहा होता है ना एनोड से कैथोड की तरफ, तो उस फोर्स की चर्चा की जा रही है जिस फोर्स की वजह से, फोर्स का मतलब वो न्यूटन वाला नहीं, फोर्स का मतलब वो m/a वाला नहीं, फोर्स का मतलब एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स, कोई भी ऐसा ड्राइविंग समथिंग विच ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कैथोड, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को एनोड से खींचती है और कैथोड तक पहुंचाती है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इस केस में वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वजह से है। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन मोशन में है किसी एक ड्राइविंग फोर्स की, देखो ड्राइविंग फोर्स एक नाउन की तरह बिहेव करेगा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको काम करने पे मजबूर करे, जैसे मोटिवेशन होता है, बात समझ आ रही का? मोटिवेशन, वैसे फिजिक्स में आप ड्राइविंग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है समथिंग विच मेक्स द प्रोसेस टू अकर, कोई भी चीज़ जो प्रोसेस को होने पे मजबूर कर दे। जैसे जैसे कि फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होने स्टार्ट हो जाते हैं। बात में आ रही क्या? अरे ये होता है ना, ठीक है। क्लोरीनेशन आपको पता है, क्लोरीनेशन में क्या कर रहे होते हैं हम मीथेन में जब क्लोरीन ऐड कर रहे होते हैं, मीथेन में आप क्लोरीन ऐड कर रहे होते हैं, आपको याद है उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट हो रहा होता है, क्लोरीन ऐड हो रहा होता है, वो फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। वहाँ पे H लिखते हैं ऊपर रिएक्शन में, H क्या होता है? सनलाइट होती है। तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? सनलाइट हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स समझ में आ रहा है क्या? बात में आ रही क्या? आप सुबह उठते हैं, अगर आपको होमवर्क करना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप 4 बजे डेली नहीं उठ पाते लेकिन होमवर्क का बर्डन है, टीचर पीटेगा स्कूल में, तो फिर आप 4 बजे उठ जाते हैं डर की वजह से। उस केस में ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो डर, वो होमवर्क। तो ड्राइविंग फोर्स को आप F बराबर m/a वाला फोर्स नहीं समझेंगे। ड्राइविंग फोर्स कैन बी एनीथिंग विच मेक्स द प्रोसेस टू अकर, टू हैपन, कोई भी ऐसी चीज़। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ भेजने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्लियर है ना? इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ द रीज़न, वो रीज़न जिसके द कॉज जिसकी वजह से वो प्रोसेस हो रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन मोशन में है किसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से, तो इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस केस में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बात में आ रही क्या? जब आपको 11th में डायमेंशन पढ़ाया जाता है तो उस समय आपको बताया जाता है कि दुनिया में जितने भी फोर्सेज हैं उन सब सारे फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो क्या होगा? MLT-2 होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता है। अभी आपको समझ में आया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। बात में आ रही है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। बात में आ रही है? जिसको शॉर्ट में EMF कहते हैं आप, और उसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, उसको E से रिप्रेजेंट। बैटरी के केस में आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E से रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी सेल के केस में। जिस E को आप क्लास 10th में V फॉर वोल्टेज से समझते थे, वही सेम चीज़ है यहाँ पर, वो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर आप उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे क्योंकि उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन चल के इधर से इधर जा रहा है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया। इलेक्ट्रोमोटिव क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, और मोटिव का मतलब बेसिकली मोशन से रिलेटेड एक बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज इन मूवमेंट, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ गया? तो लिखो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ब्रैकेट में E लिख दीजिए, कैपिटल वाला। हो गया? इसी को और करके लिखिए, और इसी को सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। इसी को सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। तो सवाल में आपसे सेल वोल्टेज करके आ सकता है या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में इसको EMF बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम शॉर्ट में EMF है। हम कई बार आपसे EMF ही बोलेंगे, पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बोलेंगे। और EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है? E है। बात में आ रही क्या? अगर स्पेशली डैनियल सेल की बात करें तो अब आप बता सकते हैं कि सर डैनियल सेल का जो EMF होता है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट। आपको याद है ना, ये आप लिखे हुए हैं। तो इसको आप E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ नॉट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डैनियल सेल एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है। बात में आ रही क्या? डैनियल सेल का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ना। डैनियल सेल एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है, और जहाँ भी नॉट लग जाता है वो आप एक कांस्टेंट वैल्यू, अरे पता है ना आपको, ये जहाँ भी नॉट लगा होता है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, बात में आ रही क्या? P0, ये सब वैसे ही E0। लैम्डा नॉट अभी आप पढ़े पिछले चैप्टर में ना, अरे पढ़े ना, कैपिटल लैम्डा, स्मॉल लैम्डा, लैम्डा नॉट। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इसमें भी इसी में, अच्छा हाँ सॉरी, इसी चैप्टर में था लैम्डा नॉट अभी। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली E0। इसको बोलेंगे सेल वोल्टेज। फुल स्टॉप लगाइए, नीचे लिखिए यूनिट लिखिए वोल्ट, और इसका डायमेंशन लिखिए फटक से। इसका डायमेंशन निकाल लेके आगे बढ़ते हैं। हो गया? डायमेंशन निकल गया। देखिए, आप जब किसका E का डायमेंशन निकाल रहे हैं, आप चाहे E बोले या V बोले, बात तो एक ही है। ठीक है, E बोलो चाहे V बोलो, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला W/Q होता है ना। ठीक है, W का पोटेंशियल आपको पता, डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ML2T-2 होता है। कहीं गलत होगा तो करेक्ट करना, और अगर सही होगा तो मैच करा लेना। और Q होता है, Q का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? 80 होता है क्या? Q चार्ज होता है, Q बराबर I/T से आता है इसका डायमेंशन। ठीक है, आप सारे डायमेंशन को मैच कर रहे तो डायमेंशन ऑफ E ये आएगा। देखो M एक ही है, L भी 2 था, 2 है, T-3 हो जाएगा, और ऊपर A-1 हो जाएगा। ये डायमेंशन अगर आपका है, वेरी गुड। ठीक है, नहीं आया तो आप नोट करके इसको घेर लीजिए। ठीक है, अब आपको इनके डायमेंशंस याद होने चाहिए ना, छोटे डायमेंशन है। याद नहीं भी है तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा ना, मन में फटक से आएगा W/Q। Q का 80 है, 80 ऊपर चला जाएगा। एक लाइन अगर लिखने की आवश्यकता पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
कि वर्क का है mLT, तो मास तो एक ही है, L नीचे नहीं है तो L2 हो जाएगा, फिर T नीचे एक है, T ऊपर चला है -3 A -1, ठीक है। अब आपको हम एक बात बताते हैं, जिस बात के बेस पर इस बार जेईई मेंस का एक सवाल आया हुआ है, वो बहुत छोटी सी बात है, वो बहुत छोटी सी बात है। देखो गैल्वेनिक सेल का जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या फिर सेल पोटेंशियल होता है, वो हमेशा पॉजिटिव डिफाइन किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव मानता है, क्योंकि अभी हम तुमको बताया ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव ही होगा, और कैथोड का आरपी वो भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस और प्लस को ऐड करोगे तो आंसर प्लस ही आएगा, बस में आएगा। तो किसी गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कभी किसी सवाल में आप सवाल सही सॉल्व किए और गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, तो अगर गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आप सब कुछ सही किए हैं, वो गैल्वेनिक सेल रिवर्स काम करेगा। पोटेंशियल नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि असल में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, ऐसे मतलब समझो। पोटेंशियल नेगेटिव कब आएगा, जब एनोड का ओपी नेगेटिव हो जाए और कैथोड का आरपी नेगेटिव हो जाए, यही बात है ना, एनोड का ओपी नेगेटिव, कैथोड का आरपी। और इसका मतलब क्या होता है, अगर एनोड का ओपी नेगेटिव है तो एनोड का क्या पॉजिटिव होगा, आरपी पॉजिटिव होगा एनोड का, और अगर कैथोड का आरपी नेगेटिव है तो कैथोड का ओपी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो तो एनोड होता है, इसका मतलब सेल के इलेक्ट्रोड क्या हो गए, रिवर्स हो गए। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन अब कहां से कहां जाएगा, कैथोड से एनोड जाएगा। मतलब स्पॉन्टेनियस समझ में आता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप कहां जाएगा, ठीक है। मतलब स्पॉन्टेनियस इज अ प्रोसेस, आप जानते हैं अच्छे से, हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो अब एनोड से कैथोड नहीं होगा, अब वो असल में कैथोड से एनोड होगा। आप समझे क्या मेरी बात को, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव आ गया ना। पोटेंशियल नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, यही कि ई सेल का पोटेंशियल नेगेटिव मतलब कि सर एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, एनोड ऑक्सीडेशन। अब तुम ये मत सोचना कि हो सकता है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, छोटे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैथोड का आरपी जब भी रखोगे पॉजिटिव रखोगे ना, और एनोड का जो, अगर एनोड, अब तुम सोचो, मतलब हम क्या कह रहे हैं समझो, हम तुमको एक डाउट में फंसने से बचा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये ना समझें कि सर देखिए नेगेटिव तो इस केस में भी आ सकता है कि एनोड का ओपी ज्यादा हो, मतलब एनोड का ओपी हो पॉजिटिव लेकिन कैथोड का आरपी ज्यादा नेगेटिव हो। समझें क्या बोल रहे हैं, कैथोड का आरपी अगर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मान लो ये -10 वोल्ट हो गया और ये +3 हो गया, तो भी तो आंसर सर नेगेटिव आ जाएगा, सही बात है ना। दूसरी बात सर ये भी हो सकता है कि एनोड का ओपी नेगेटिव हो जाए लेकिन कैथोड का आरपी पॉजिटिव ही रहे, तो ये तो सही है, ये गड़बड़ा दिया। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए फिर से, अगर एनोड का ओपी नेगेटिव है तो आप ये कहना चाहते हैं कि एनोड का क्या पॉजिटिव होगा, आरपी पॉजिटिव होगा, और कैथोड का भी क्या पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पे रिडक्शन ही हो रहा है तो सेल काम ही नहीं करेगा। सेम केस हियर, यहां भी देखो, एनोड का ओपी आप पॉजिटिव कर दिए हैं, कैथोड का आरपी नेगेटिव, इसका मतलब कैथोड का क्या पॉजिटिव होगा, ओपी पॉजिटिव होगा। अगेन दोनों पे ऑक्सीडेशन एक साथ कैसे पॉसिबल है। हम आपको इस डाउट से बचा रहे हैं क्योंकि बच्चे यही डाउट क्लियर नहीं कर पाते अपने दिमाग में, जिससे उनका सवाल नहीं लग पाता है। बोर्ड में तुम लिख लोगे, क्योंकि बोर्ड में एक आध लाइन गलत भी होगी, नंबर मिल जाएगा आपको, पास में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे नहीं लग पाएंगे। अभी एक सवाल हम आपको देंगे, अब आप वो सवाल आराम से उड़ते उड़ते लगाएंगे, ठीक है जी। तो आप इस बात समझिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ सही तभी होगा जब आप एनोड का क्या रखेंगे, ओपी पॉजिटिव, और कैथोड का क्या रखेंगे, आरपी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सारी वैल्यू सही सही रखने के बाद भी ई की वैल्यू निगेटिव आई, तो इसका मतलब कि रिएक्शन तो होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था आपके हिसाब से, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां अपने आप आएगा, बात में आ रही ना, कैथोड से एनोड की तरफ। क्योंकि ई की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है कि सर कैथोड पर अब आरपी नहीं हो रहा, अब वहां पे ओपी पॉजिटिव हो चुका है, और एनोड पर क्या पॉजिटिव हो चुका है, आरपी पॉजिटिव हो चुका है। ये बात दिमाग में क्लियर हो रही है, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपोजिट, इन अपोजिट, रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं रिवर्स बोलो, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस, अपने आप। अब जबरदस्ती तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के तो किधरों करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े ना 1.1 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा अगर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर दें
तो रिएक्शन आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अंदर का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, बराबर होगा रिएक्शन होगा ही नहीं। ऊपर वाला ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन कैथोड से एनोड आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड आने लगेगा। ये बात आप लिखिए ना, बात समझ आ रही क्या? ठीक है, लिखिए। तो आप एक लाइन लिखिए जो एक नोट के तरीके से काम करेगा आपके लिए, लिखिए। हाँ मतलब हाँ, अरे बेटा समझो, तुमको ये बात समझ आ रही है कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो एनोड पर रिडक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड पर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एनोड पर रिडक्शन पॉजिटिव और कैथोड पर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड क्या परफॉर्म करेगा और एनोड? तो जब तुम तार जोड़ोगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? कैथोड से एनोड जाएगा ना, तो रिवर्स हो गया ना, और अपने आप जाएगा, रिस्पॉन्डेंस हो गया। समझ में आ रही क्या? बस। तो जब भी आप बैटरी का ई नॉट देखें नेगेटिव, आप सीधे जंप क्या करेंगे कि सर रिएक्शन होगा लेकिन रिवर्स होगा और स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे आप कि अपने आप रिएक्शन किधर का होगा, तो अगर सब कुछ सही रहता तो अपने आप, तो रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता? एनोड से कैथोड। लेकिन अगर ई की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? कैथोड से एनोड। ठीक है, चलिए आप कुछ बातें लिखिए, फिर उसके बाद एक नोट लिखवाते हैं। पहले कुछ बातें लिखिए। हाँ तो बोल लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन एक सवाल में तुम मान दो से कैथोड लियो ना, तो कहोगी तो तुम यही ना कि सर अब वैसा केस नहीं हो रहा, अब केस उल्टा हो रहा है, अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड में जा रहा है, बोलोगे यही ना? अगर तुम सामने लोग बोल दो कि अभी अब तुम अपने मन में मान ली कि कैथोड को हम एनोड बोलेंगे और एनोड को कैथोड बोलेंगे, तो सामने वाला तो कंफ्यूज जाएगा। तुम बोली सर देखिए इलेक्ट्रॉन अब एनोड से कैथोड में जाएगा, तो सामने वाले को लगेगा यार एनोड तो ये है, उसको क्या पता है कि तुमने मन में इसको एनोड मान लियो। बात में ना, तो सवाल में जो डेटा दे रखा है उसी के हिसाब से ही आप वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हाँ लिखिए, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, in case of galvanic cell, the anode is at, जो किताब में बात लिखी हुई है आपको हम वो भी लिखवाएंगे और हम समझाएंगे भी। the anode is at low potential, the anode is at low potential, ब्रैकेट में लिखिए नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखिए नेगेटिव। आप लो पोटेंशियल समझ रहे हैं, किताबी भाषा है ये। करंट कहां से कहां मूव करती है? हाई पोटेंशियल से, नहीं पोटेंशियल के टर्म में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ या लो से हाई। देखो देखो, जहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है वहां पे बात बात में उसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को लो पोटेंशियल बोलते हैं, और जहां पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? हाई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है ना। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। -2 वोल्ट और +2 वोल्ट, इन दोनों में वैल्यू कौन सी कम है? -2 वोल्ट। तो क्या इसको लो पोटेंशियल बोल सकते हैं? कोई दिक्कत है? क्या इसको हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं? कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? लो से हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जाता है ना नेगेटिव। करंट कहां से कहां जाएगी? ये करंट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? ये बोला गलत तो है नहीं? अगर आपकी समझ बीच में अड़ंगा लड़ा रही है कि सर देखिए इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे कैसे जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वहां तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। हाँ तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ना ज्यादा रहेगा वहां पे, लेकिन उसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना। आप जब पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं के बराबर क्या लिखते हैं? KQ/R। तो यहां जो चार्ज की वैल्यू रखोगे वही पोटेंशियल आएगा, जो चार्ज की वैल्यू रखोगे वो पोटेंशियल आएगा। चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव। तो हम तुमसे बोले कि दो केस में पोटेंशियल निकालें, एक केस में चार्ज की वैल्यू मान लो नेगेटिव रखे, उस केस में मान लो पोटेंशियल की वैल्यू 2.4 -2.4 वोल्ट आई। एक केस में आप चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव रखे, प्लस में 7.3 वोल्ट है लेट से। तो इन दोनों में से आप लो पोटेंशियल किसको बोलेंगे? ऑब्वियसली ऊपर वाले को बोलेंगे। बात समझ आ रही क्या? तो आप इलेक्ट्रॉन के झुंड से कंफ्यूज ना हो कि सर इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा था वहां पे इलेक्ट्रॉन का, अरे वहां पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा था, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में मैग्नीट्यूड उसी का कम आएगा ना। ठीक है जी, तो अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस तुमको। ठीक है, एनोड इज एट लो पोटेंशियल, ब्रैकेट में नेगेटिव, ब्रैकेट बंद करिए, रिलेटिव टू द पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
हो गया। एज, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एज इलेक्ट्रिक करंट मूव्स, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स spontaneously, electric current moves spontaneously, electric current moves spontaneously from higher potential to lower potential. From higher potential to lower potential. इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है मोशन का, वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होता है, सही बात है ना, ठीक है। तो इस बात को किताबों में समझाया जाता है कि आप गैल्वेनिक सेल में जो मतलब एक्सटर्नल सर्किट है उसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। तो आप आंसर वही उसी समझ से देंगे, आंसर देने के लिए तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। तो करंट भी तो सीधे इलेक्ट्रॉन को लेके जज कर लो, पास में आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। अरे ठीक है। अच्छा, आपको पता नहीं जो पोटेंशियल आप चर्चा कर रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और कोई पोटेंशियल होता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा भी कोई पोटेंशियल होता है, जो इस बात को भी हम क्लियर किए, और कोई तो नहीं होता है ना नीतिका? और कौन सा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा? होता भी कि नहीं होता है? सर आप बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। वेरी गुड ना, वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को, फ्रेंडशिप डे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ना, देखो मेरे फ्रेंड बनने का फायदा मिलेगा तुमको भी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ना, ग्रेविटेशन पढ़े हुए आप ना, ठीक है। भौकाल पोटेंशियल होता है, भौकाल, भौकाल चार्ज का भी होता है, भौकाल मास का भी होता है, समझ में आएगा। चलिए अब आप वो की पॉइंट लिखिए जो जरूरी है, लिखिए एक नोट, एक नोट लिखिए। इन द डैनियल सेल, in the Daniell cell, ब्रैकेट में लिखिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ब्रैकेट बंद करिए। The potential is always defined, the potential is always defined। असल में हमको उल्टा लिखवाना चाहिए था, मतलब हमको गैल्वेनिक को बाहर लिखवाना चाहिए था, डैनियल को ब्रैकेट में लिखवाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा कि गैल्वेनिक की बात चल रही है, ठीक है। आप इस बात को समझ जाइएगा, गैल्वेनिक की बात चल रही है। तुम समझे क्या हम क्यों बोले कि ब्रैकेट में डैनियल होना चाहिए था? क्योंकि गैल्वेनिक एक जनरलाइज्ड सेल है ना, उसका एक केस है डैनियल। तो डैनियल में तो होता ही, आपको पता ही है, द पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, द पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज डिफाइंड एज पॉजिटिव क्वांटिटी। हो गया? चलिए नीचे आइए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड, between the metal electrode and the electrolyte on account of the charge development, on account of the charge development is known as electrode potential, is known as electrode potential of the system, is known as electrode potential of the system।
हो गया? कहाँ भाग गया हो? हो गया? लिखिए लिखिए लिखिए, आगे लिखिए। ये जो अभी जो तुम जस्ट लिखे हो ना, एक बार इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो, पढ़ो प्राचू। देखो बेसिकली क्या है कि आप एक हाफ सेल कंसिडर करें, आप एक हाफ सेल इस प्रकार से कंसिडर कर लीजिए। हाफ सेल में आपको क्या दिखेगा, एक जिंक का स्ट्रिप डाल दीजिए, पतला सा एक जिंक का स्ट्रिप डाल दीजिए। इसके अंदर जिंक सॉलिड है और इसके अंदर क्या है, जिंक प्लस प्लस ना, ऐसा ही कुछ होगा। हम नेगेटिव चार्ज को भी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव आयंस को भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। होगा सल्फेट वल्फेट नाइट्रेट कुछ भी होगा। देखो क्या होता है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सॉल्यूशन में कूदना। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सॉल्यूशन में कूदना, और आयन की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देख करके चिपक जाना। बात समझ आ रही क्या? देखो इस बात को समझो। तुमको ये बात पता है ना कि अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो Zn++ और SO4- ये रहेगा तो इसी फेज में। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ चिपक रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं। यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है ना, यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है जिंक सल्फेट सॉल्ट के बीच में और इसके करस्पॉन्डिंग आयंस के बीच में एक्वस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मतलब कहीं ये टूटते रहते हैं और कहीं जुड़ते रहते हैं। बात समझ में आ रही क्या? स्टार्टिंग में जब आप पानी में सॉल्ट डालेंगे तो बहुत सारे टूटेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टूटने लगेंगे और कुछ जुड़ने भी लगेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना टूट रहे होंगे उतना ही जुड़ रहे होंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो वहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखो जब वो टाइम आएगा तो जैसे मान लो कि तुम स्टार्टिंग में 100 सॉल्ट के मॉलिक्यूल डाले जिंक सल्फेट के, उसमें से 1 टूटा, 2 टूटा, 3 टूटा, 4 टूटा, 5 टूटा, उस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। बात में आ रही है? क्योंकि आपको पता है ना, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। ठीक है, कितना क्या टूट चुका है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो अरे वो पढ़े हो ना, क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गए, ध्यान से निकल गया। वो जो लॉ होता है क्या बोलते हैं उसको, अरे इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं भाई, लास्ट में देखो उड़ गया मैं दिमाग से, कुछ तो बोली, क्या बोली वो, नहीं, लास्ट में जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाता है, प्रेशर डिपेंडेंसी दिखाता है, कभी कभी ध्यान से ऐसे, वो उस आदमी का नाम उतर गया मैं दिमाग से, बताओ तुम लोग को क्या, हाँ ली कैडर प्रिंसिपल, चैटलियर, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली वो जो प्रिंसिपल है वो कई चीज़ों की डिपेंडेंसी दिखा रहा होता है ना, इक्विलिब्रियम कब आएगा ना, कब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कब बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पानी के अंदर सॉल्ट डालेंगे और सॉल्ट तुरंत डिसोसिएट भी होने लगेगा और जुड़ने में लगेगा। धीरे धीरे पहले प्रोडक्ट का एक अमाउंट बनेगा, मतलब कुछ डिसोसिएटेड आयंस आपको मिलेंगे, उसके बाद वो जुड़ना शुरू करेंगे। इस बात को आप समझिए। तो जैसे मान लो 3 टूटा, 4, 8, मान लो कि 100 में से 60 आयन, मतलब 60 कंपाउंड के मॉलिक्यूल टूट गए। अब इसके बाद जुड़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि 60 एक साथ जुड़ जाएगा, पहले 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, इधर से टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो जब वो टूट रहा है और इधर जुड़ना स्टार्ट करेगा, तो जब जुड़ने का रेट और टूटने का रेट बराबर हो जाता है तो आप बोलते हैं ना कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ जरा 5 आयन टूट रहे थे, मतलब 5 मॉलिक्यूल टूट रहे थे तो 5 आयन जुड़ भी जा रहे थे, तो आप बोलेंगे डायनामिक हो गया। तो उस केस में आपके पास प्रोडक्ट में कुछ आयन बचे होंगे। बात में आ रही क्या? प्रोडक्ट में कुछ आयन बचे होंगे और जो इधर जुड़े हुए हैं कंपाउंड वो भी कुछ ना कुछ बचे होंगे। उसके बाद तो कभी ऐसा होता है ना, रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो कितना टाइम लगता है? इनफिनिट टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट होने में।
तो क्या होता है कि यहां पर वही केस हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ आयन्स यहां सॉल्यूशन में बचे होते हैं और कुछ सॉलिड यहां मेटल बचे होते हैं। तो सॉलिड मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसमें कूदना चाहता है ताकि ये चीज निगेटिव हो जाए, और ये सोचता है कि हम इस पे जंप कर जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। मतलब ये अगर इस पे जंप करेगा जिंक आयन, अगर जिंक आयन मेटलिक स्ट्रिप पे जंप करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मेटलिक स्ट्रिप से अगर जिंक सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो मेटलिक स्ट्रिप नेगेटिव हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां बच जाते हैं, इस चक्कर में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां बच जाते हैं, और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। टोटल अभी भी जीरो है, टोटल अभी भी जीरो है। इस चक्कर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और कुछ नेगेटिव इस पर बच जाता है और कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन में पैदा हो जाता है। बात में आ रही क्या? तो यहां पर जो एक रिलेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है, दोनों चार्जेस सेपरेट हो गया ना थोड़ा सा, और ये हो गया आयनिक, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तब यहाँ का माइनस चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा, यहाँ का प्लस चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा। अब तुम तोड़ ताड़ के सब एक ही मिला दो, अलग की बात है, लेकिन अभी के लिए इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा होता है। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है समझो, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप डाली गई हो और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो और ये सॉलिड रहा हो, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि होगा यही कि कॉपर यहां से इस सॉल्यूशन टूटेगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए, और यहां से कॉपर इसके ऊपर जाएगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बनाने के लिए जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखता है चिपक जाता है जाकर के, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखा चिपक जाएगा जाकर के। तो इस केस में कॉपर ज्यादा चिपक जाता है स्ट्रिप के ऊपर। बस मेरी क्या, जितना कॉपर छोड़ करके आता है उससे ज्यादा कॉपर चिपकने लगता है। इस बात को समझिए आप, बहुत कुछ रिलेट कर देंगे अभी तुरंत हम। जितना कॉपर आयन मेटेलिक स्ट्रिप पे चिपकेगा उससे कम कॉपर आयन सॉल्यूशन में आया। मान लो 10 कॉपर आयन मेटल पे चिपका जा करके, तो सिर्फ 5 ही या 7 ही कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर आएगा, तो 3 कॉपर आयन एक्स्ट्रा चिपके ना इसके ऊपर। बस मेरी क्या, गए अंदर कितने थे 7, ऊपर कितने आए 10। 7 अंदर गए थे तो यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज बनेगा 7, और 10 पॉजिटिव कॉपर ऊपर आए तो कितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा 10। बैलेंस कितना हुआ 7, बचा कितना 3 बच गया पॉजिटिव। तो ये मेटेलिक स्ट्रिप कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में मेटेलिक स्ट्रिप कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। इस बात को समझे आप, यही हो रहा होता है जिसके वजह से ये नेगेटिव हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव। आप जोड़ के एनोड कैथोड बना करके अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझिए, ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर ज्यादा कूद गया इसके ऊपर इस केस में और यहां पे जिंक ज्यादा अंदर कूद गया, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है। बस मेरी क्या, सबका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है। ये केस ये स्टार्ट ही तब होगा जब आप जोड़ देंगे। बस मेरी क्या, इसको दिखेगा कि अच्छा मतलब कि कॉपर यहां ज्यादा चिपक रहा है, जिंक और कॉपर आपस में बात कर लेंगे ना, जिंक और कॉपर आपस में डिसाइड कर लेंगे भाई देखो तुमको रिड्यूस होना चाहिए, हम ज्यादा अच्छे मेटल है हमको ऑक्सीडाइज होना है। बात में आ रही है ना, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो आप 2 पेयर उठाएंगे और 2 पेयर में देखेंगे ज्यादा कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा उसका इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और जो कम ऑक्सीडाइज हो सकता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिड्यूस होगा उसका इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ये थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पार्शियल पॉजिटिव मतलब अरे यहां से जिंक पॉजिटिव कुछ कूदा ना और कुछ जिंक पॉजिटिव ऊपर गया, तो जितना जिंक पॉजिटिव अंदर कूदा वो तो अपना पॉजिटिव लेके अंदर कूद गया, इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया। अब इसके जब ये पॉजिटिव लेके अंदर गया और इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया तो यहां पॉजिटिव ज्यादा हो गया है, नेगेटिव कम हो गया। बात में आ रही क्या, पहले सब कुछ न्यूट्रल था, यहां से 3 जिंक अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर कूदा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां बचा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो अभी चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब जब सॉल्यूशन में से मान लो 2 ही ठो जिंक सिर्फ ऊपर गया, तो आया तो 3 ठो था, गया 2 ठो, आया 3 जिंक था, गया 2 जिंक। बस मेरी क्या, तो ऊपर में एक नेगेटिव बच जाएगा और नीचे में एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहां पर भी एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, डिफरेंस। बस मेरी क्या, तो अगर आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो आप इसको देख के आंसर कर देंगे, और पूरे सेल का डिफाइन करना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है जी, तो ये बात आपको अगर आपको समझ में आती है तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड, सॉरी डिफाइंड मत लिखो, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी electrode potential is a measure of the tendency of a substance measure electrode potential is a measure of the tendency of a substance, जल्दी जल्दी लिखो, of a substance to get oxidized or reduced, to get oxidized or reduced when the substance is in direct contact। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कब होगा? जब वो अपने आयंस के सॉल्यूशन में डूबा हुआ होगा, है ना जी। when the substance is in direct contact of the solution of its ions हो गया वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ से लिखना स्टार्ट किया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर, तो वहाँ पे ज़रा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप हाईलाइट करिए। वहाँ पर हम आपको कुछ और लिखवाना चाहते हैं, अभी क्लियर कर देंगे उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप वहाँ पे हाईलाइट करिए और उसी में जो आप लिखें सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, उस पूरे टर्म को हाईलाइट करिए, सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। हो गया? आपको एक और टर्म लिखवाते हैं हम, आप एक और टर्म लिखिए, अगला लिखिए, फुल स्टॉप लाके नीचे लाइन में लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल is the measure of tendency, ionization potential is the measure of tendency of a substance, to get oxidized or reduced, in the gas phase, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हाईलाइट करो, गैस फेज को हाईलाइट करो, फिर आगे बढ़ो। हो गया? फ्रेंडशिप डे है ना, बोल रहे फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद दो। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बताओ। भगवान सब देख रखा है इसको। हाँ जी, सुनिए, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। तो is the most powerful reducing agent among alkali metals, in its aqueous solution,
aqueous solution, whereas it is least powerful, whereas it is least powerful reducing agent it is least powerful reducing agent in the gas phase, in the gas phase due to its highest ionization potential, highest ionization potential. लिथियम जो है वो गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तुरंत ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। क्या ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर देना? अरे तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा ना, तभी तो है। अरे जगो बेटा जगो, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? तुम कक्षा 9 में जिंदा रहो भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में जानती हो क्या होता है? क्या होता है? तो लूज करेगा ना। लिथियम एक्वस फेज में इलेक्ट्रॉन, अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो एल्कली मेटल में अगर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा इसका मतलब आप लिथियम के साथ सारे एल्कली मेटल उठा लीजिए, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? लिथियम लूज करेगा। मेरी आवाज समझ नहीं आ रही क्या? हम क्या बोल रहे हैं? मुंडी ताक और ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? ना क्या वैसे आप समझिए मेरी बात। लिथियम तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ठीक है जी, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा मेटल है, और समझ गया, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वही लिथियम अपने गैस फेज में, यहाँ पे 2 सवाल जनरेट होगा, अभी हम पूछते हैं दोनों सवाल आपसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। वही लिथियम अपने गैस फेज में सबसे लीस्ट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। और मेरे क्या, अच्छा ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं पट से बोल देना कि रिडक्शन शो करेगा। कोई चीज अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। जनरली आइडियल गैस जो होते हैं हीलियम, वो ऑक्सीडाइज होता है तो क्या रिड्यूस होगा? आप समझिए इस बात को, अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, इन केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अगर ऑक्सीडेशन नहीं कर रही तो रिडक्शन करबे करे। ठीक है, आपको कंपैरिजन किया जा रहा है कि लिथियम एक्वस फेज में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और गैसियस फेज में नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि गैसियस फेज में अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा, रिडक्शन की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक मेटल है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ले लेना। आपको लगता है लिथियम इलेक्ट्रॉन लेता होगा कभी जिंदगी में? हाँ, नहीं लेता ना, इस बात को समझिए। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में लिथियम कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन नहीं होने का ये मतलब नहीं होता कि रिडक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, लिथियम गैस फेज में कैसे जाएगा? लिथियम तो एक मेटल है और वो सॉलिड मेटल है। हाँ बेटा, बस सिंगल एटम उठा लीजिए आप लिथियम गैस का मतलब क्या होता है? बहुत दूर दूर ना, अगर आप एक लिथियम का एटम उठा लेंगे, एक सिंगल लिथियम का एटम, तो उस सिंगल लिथियम के एटम को आप क्या ही जस्टिफाई करेंगे? ना गैस, ना सॉलिड, ना लिक्विड। अरे बोलो, है ना? गैस का मतलब क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर हो। सॉलिड का मतलब क्या था? पार्टिकल चिपके चिपके हो। और गैस का मतलब, लिक्विड का मतलब ठीक ठाक बीच में। ठीक है जी, तो लिथियम के एक सिंगल एटम को गैस बोलना ज्यादा सही है, सॉलिड या लिक्विड? अगर उसको आप सॉलिड बोलते तो अगल बगल बहुत सारे और भी एटम दिखने चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप सिंगल ले में। लिक्विड बोलते तो भी दिखने चाहिए थे। गैस में आपको पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर। और वैसे भी एक सिंगल एटम जो होता है उस पर स्टडी करने के लिए आप ये बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है दुनिया में किसी से मतलब ना हो, और जब किसी से मतलब है ही नहीं तो फिर क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा ही नहीं, एटम्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो हो गया गैसियस एटम। पास में आ रही क्या? ठीक है, तो अगर एक सिंगल लिथियम का एटम ले लो तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे नहीं लेगा ना इलेक्ट्रॉन। सही बात है ना? ठीक, आप तेज हैं, बहुत तेज हैं। लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? लूज करेगा?
वीक, देखो तुम बोले ना कि वो अपने गैसेस फेज में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ये बोले ना, तो इसका मतलब कि वीक ऑक्सीडेशन शो करेगा, मतलब बहुत आराम से नहीं करेगा ऑक्सीडेशन गैस फेज में। ये सही बात है ना, क्योंकि लिथियम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, लिथियम आयन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर OH- प्रेजेंट होता है, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। लेकिन अगर आइसोलेटेड आप ले लेंगे तो देखो इस बात को समझो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही देगा। तो पहली बात है कि लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, तो लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन उसके आसपास होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं जैसे यूरेनियम में होता है, ठीक है। दूसरी बात ये करें कि लिथियम जब स्पेस में रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो वो इलेक्ट्रॉन सदा सदा के लिए चला गया, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ना। लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 3, एक इलेक्ट्रॉन क्या कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, बस मेरी क्या, तो 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो रीडली मतलब इजीली आसानी से लूज नहीं करेगा, कर देगा ऐसा नहीं है, करवा दो जबरदस्ती, तो सणसी लेकर के आओ, पकड़ा के निकाल दो, लेकिन आसानी से नहीं करेगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही नहीं, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, करेगा लेकिन बाकी सब जल्दी कर देंगे। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? एल्कली मेटल्स के साथ में। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि साइज बड़ी है, बस मेरे क्या, पोटेशियम भी लूज कर देगा, रुबिडियम भी लूज कर देगा, सही बात है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल का वही मतलब होता है कि गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन लूज करने की इच्छा या गेन करने की इच्छा, बस मेरे क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की इच्छा। तो गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल्स, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन से डिफाइन हो जाएगा, बस मेरी क्या। आयोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक सिंगल एटम जो होता है, आप आयोनाइजेशन पढ़े हुए हैं क्लास 11 में, 3rd चैप्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब आप जानते हैं ना, आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिखिए हेंस फॉर एवरी इलेक्ट्रोड there are 2 types of, hence for every electrode there are 2 types of electrode potentials. For every electrode there are 2 types of electrode potential, है ना। थोड़ा तमीज से लिखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। ब्रैकेट में आप लिख दें OPRP कैपिटल में, ताकि क्योंकि आगे हम लोग यूज करने वाले इसका। हम जो आज आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाए हैं वो चीज अभी तक आई नहीं है, वो आगे आने वाली है, ठीक है। हो गया, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका डिफाइन किया जा सकता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहली बात क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस आदत को बोलते हैं, उस आदत का मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान सुनना, इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन कौन लूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक मेटल ही लूज नहीं कर सकता है, कोई भी एंटिटी जो रिड्यूस हो चुकी हो ऑलरेडी, कोई भी एंटिटी जो रिड्यूस्ड हो, जिसका रिडक्शन हो चुका हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, क्योंकि जब उसका रिडक्शन हो चुका है इसका मतलब उसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन आ चुका है। कोई भी एंटिटी जो रिडक्शन कर चुकी हो ऑलरेडी, अपना रिडक्शन करवा चुकी हो, वो ऑक्सीडेशन करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल का तो आपको पता ही है, मेटल तो अपने न्यूट्रल स्टेट से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जैसे Na जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनता है। क्या Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl नहीं बनेगा? बन सकता है ना। हम Cl एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालने की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो भी निकाल लेंगे, लेकिन हम Cl- से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की। अरे क्लोरीन एटम होता है, 2 Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस नहीं बना लेंगे। Cl- कैथोड के पास जाएगा, सॉरी Cl- हाँ कैथोड के पास जाएगा, मान इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको और निकल जाएगा अपने ऊपर, बस मेरे क्या मतलब, जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास निगेटिव एनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद निकल जाएगा बाहर। तो ऑक्सीडेशन हर वो एंटिटी फॉलो कर सकती है जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। हम लोग जनरली मेटल की बात कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेटल का ही काम होता है,
Cl माइनस जो है, Cl माइनस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात आप याद करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर HCl है एक्वस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर एक्वस HCl है तो उस केस में एक्वस HCl में कैथोड पर क्या निकलता है ये बताइए, सोच के बताना, गलत मत बोल देना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्वस HCl क्या निकलता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का आप यूज करें और सोचें, एक्वस HCl में कैथोड पर क्या निकलता है या फिर क्या डिपॉजिट होता है, कुछ भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन गैस निकल सकती है क्योंकि H भी है, ऑक्सीजन गैस भी निकल सकता है, क्लोरीन भी निकल सकता है, CO2 निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस आप एक ही बर्तन में करवाए ना, एक ही बर्तन, उसमें तो लफड़ा है नहीं, सॉल्ट ब्रिज का ये वो अलग अलग कंटेनर ना। आप HCl रखेंगे जब आप, तो H प्लस भी जाएगा और Cl भी जाएगा। कैथोड वहां पर निगेटिव होता है, आपको पता है ना। अगर वहां पर कैथोड निगेटिव है तो कभी जिंदगी में Cl नहीं निकलेगा, बस मेरी क्या, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड निगेटिव होगा, तो बेसिकली कैथोड अगर निगेटिव है तो वहां पे कैटाइन जाएगा, H प्लस जाएगा, और कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। अरे दोनों से H प्लस तो आ रहा है, HCl में H प्लस आ रहा है और H2 में H प्लस आ रहा है, तो वहां तो पक्की बात है कौन निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एनोड की बात करें, OH माइनस Cl माइनस, है ना, दोनों में कौन जाएगा? Cl माइनस नीचे होता है, कूद के जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा एनोड पर, बस मेरी क्या। तो आप ध्यान रखें, तो Cl माइनस जब निकला तो वहां पर भी एनोड पे Cl माइनस का रिडक्शन ही तो हो रहा था, सॉरी उल्टा बोल दिए, वहां पर भी एनोड पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा था, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और Cl माइनस जो है वो Cl2 में गया। और कोई भी अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है वो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है, Cl2 H2O2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। Cl माइनस पे -1 और Cl2 पे 0, तो वहां भी ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो वहां किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ गया, नॉर्मल का ही तो हुआ, मतलब टेक्निकली इट वाज एन एनायन, है ना। Cl माइनस कैसे बना? पहले Cl एटम था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया HCl में से, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया? Cl माइनस। तो पहले तो वो रिड्यूस हुआ, जब Cl माइनस पे कन्वर्ट हुआ तो पहले वो रिड्यूस हुआ, और अब Cl माइनस कहां पर आ गया? एनोड पर इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, बस मेरी क्या। तो अब लिखे इस बात को, नीचे डायरेक्ट लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी और एबिलिटी for a reduced species, for a reduced species to lose electrons in OHR, to lose electron in oxidation half reaction की बात कर रहे हैं भाई हम, in OHR oxidation half reaction। हो गया। आप वेरिएबल के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक रिड्यूस्ड स्पेसीज होगी, रिड्यूस्ड स्पेसीज का मतलब क्या होता है? जिसका रिडक्शन हो चुका हो। ये एक रिएक्शन में अंडरगो होगी, हम रिएक्शन नीचे लिख दे रहे हैं, आप सीधे लिख लीजिएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको आप रिड्यूस्ड स्पेसीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। ये सब नाम है ना, इंग्लिश के नाम है, इंग्लिश लिखने का तरीका है, आप थोड़ा ध्यान रखें ना। ऑक्सीडेशन स्पेसीज मत बोल देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत बोल देना, सही बात है ना, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, n इलेक्ट्रॉन्स। आप इस बात को लिखें, रिड्यूस्ड स्पेसीज, तीर बनाए, ऑक्सीडाइज स्पेसीज और प्लस इलेक्ट्रॉन्स। n नंबर लिख देना, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकले, हालांकि एक भी निकल गया तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ठीक है। बहुत तेज हो रहे हैं आप बहुत तेज हो रहे हैं। हो गया। जिस प्रकार से आप ये लिखे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसी प्रकार से क्या आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं? लिखिए, मुंडी तो हिला दे, लिखो। रिडक्शन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी measure of tendency
रिडक्शन पोटेंशियल को आर पे लिखो ना, नोट तुम्हारा ही यार, कोई टेंशन नहीं, आर पे लिखो, जल्दी में लिख पाओगे ना। रिडक्शन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी। किसका टेंडेंसी होगा ये एक ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज का टेंडेंसी होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज अ मेजर टेंडेंसी ऑफ एन ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन CHR, गेन इलेक्ट्रॉन इन कैथोड हाफ रिएक्शन। बोलिए सही बात है ना।